कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है तुम्बाड़ मूवी में हस्तर का, तो सबसे पहले तो पीछे जाएंगे कि इसकी क्या कहानी। मेरी ही स्किन पे मुझे 2000 साल बुढ़ा बनाया, वो सर खुल गया और पूरा क्रीपी जैसा वैसा बनाया। मुझे कमेंट आए ऐसे लोग कि ये तो क्या नाम है, लुगाई की तरह करे पैर है, घाघरो पैर ले, लुगाई है यो आदमी। रोड पे खड़ा था मैं, 1700 रुपए जेब में थे, पॉकेट में थे। पापा ने बोल दिया घर आजा, इंजीनियरिंग की डिग्री तेरे पास है, नौकरी कर ले, डांस का शब्द आज से निकाल देना माइंड से। और मेरे हाथ में थे 1700 रुपए। और मैं वहां से मैंने 2 अकेडमी खोली थी कैलकाटा में, ये कहीं बताया नहीं मैंने आज तक। तो बहुत अच्छी, मैंने बहन माना उनको, बहुत एजेड थी, मुझे पता भी नहीं आज वो है कि नहीं, गया भी नहीं मैं वापस कभी राजस्थान आने के बाद में। आज याद ही आ गई उनकी एकदम से। तो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि ये तेरा पहला एडमिशन होना, उसमें से दे देना तू मेरे को। तो मैंने तो 1 घंटे के लिए तेरे को ये टाइम दूंगी मैं, दोपहर में 2 से 3 यहाँ पे हमारा फ्री है। मैंने हर सैटरडे मेरा फ्री कोलैब खोल रखा है। अच्छा। पिछले 4 साल से कोई भी मेरे को अपना एक वीडियो शेयर करे, मुझे लगेगा कि ये अपने आर्ट पे काम कर रहा है, चाहे 5% 10%, फ्री कोलैबोरेशन। अभी जो आपने देखा वो है तुम्बाड़ मूवी का फेमस कैरेक्टर हस्तर, जो कि और नहीं हमारे राजस्थान के अजीत सिंह तंवर हैं। तो सलाम नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच। और आज की जो हमारे गेस्ट है उन्हें मैं डांसर कहूँ, सिंगर कहूँ या एक्टर, ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से आज हम करेंगे मजेदार बातचीत। तो सीधे चलते हैं अजीत सिंह के पास और करते हैं ढेरों बातें। खमागानी अजीत जी, खमागानी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ पूजा जी। तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ डांसर, मैं बोलूँ अगर घूमर डांसर स्पेशलिटी में, और एज एन म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिक में, सिंगिंग आर्टिस्ट, कैसे आपका सफर स्टार्ट हुआ? ये सफर स्टार्ट जेनेटिकली मान सकते हैं। 2 तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, एक तो जेनेटिक होता है, एक नॉन जेनेटिक होता है। ठीक है। तो स्टार्ट सफर जेनेटिकली मान सकते हैं। मम्मी बहुत अच्छा घूमर रमते थे, जैसा कि राजपूत अपने घर में रखते, तो बहुत अच्छा घूमर रमते थे। तो वहां से देखा, और मामू से भी बहुत अच्छा डांस करते थे, देसी स्टाइल। तो जैसे कि मैं वर्सेटाइल करता हूँ बहुत सारी, घूमर मेरा स्पेशलिटी बहुत ज्यादा पसंद आया। इंटरनेशनली लोग बहुत पसंद करते। तो ऐसा मान लो कि जेनेटिकली मेरी बॉडी में डांस आया, एंड देन वो पैशन बन गया कॉलेज में। अच्छा। कॉलेज में पैशन कैसे बना कि हम नॉर्मली फ्रेशर पार्टी थी, उसमें डांस किया, तो टीचर्स वगैरह को बहुत पसंद आया। और कॉलेज में ग्रुप होते थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में अपने एक डांस के ग्रुप्स वगैरह होते थे। तो जो बड़ा ग्रुप है उसने मुझे बुला लिया कि हमारे ग्रुप में करेगा तू डांस। तो फिर वहां से ऐसा लगा कि कुछ अच्छा करता हूँ, तो दैट्स व्हाई वो फिर जो हमारे कॉलेज का जो मेन डांसर था, लीड, मेरे साथ में ड्यूएट करेगा, तो लगा कि यार कुछ शायद अच्छा ही करता हूँ। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आया। तो वहां से ऐसे धीरे धीरे ऐसे पैशन बना कि यार डांस मुझे बहुत पसंद आने लग गया। जैसे एक चीज से बहुत जुड़ते हैं ना, तो प्यार हो जाता है ना। बिल्कुल। तो वहां से जेनेटिकली था, प्यार हो गया उससे। फिर उसमें मैंने इंजीनियर हूँ, फिर मैंने उसमें इंजीनियरिंग डाल दी। इंजीनियर हर फील्ड में मिल जाते हैं वैसे। बिल्कुल। फिर मैंने उसमें जैसे कि पहले करते थे सिर्फ खुद के लिए कि ठीक है जो आता है वो कर लेते हैं। ठीक है। फिर जब लगा कि इसको प्रोफेशन बनाया जाए, तब रिवर्स इंजीनियरिंग हमें सिखाते हैं। तो सिखाने वाला मुझे तो कोई था नहीं, लेकिन स्टडी थी जो कि मैंने की थी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई मैंने। हमेशा कोई भी डांस स्टाइल मुझे सीखना होता है उसके ऊपर कि ये डांस स्टाइल है, इसके प्रॉपर जो टेक्निकल वीडियोस है वो देखो और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ। फुटवर्क से स्टार्ट करते हैं, अपर बॉडी कंट्रोल्स, थ्रोज, एंड देन उनको ब्रेक डाउन करके उसकी टेक्निक फाइंड करनी होती है। अच्छा। तो ऐसा फिर आप पहले बनाते थे, उसको बनाओ पहले। हाँ, पूरा। मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं। हाँ, जैसे देखा ना जो चीज, तो वो क्यों बना होगा, कैसे बना होगा वो। कोई भी आप अगर कोई कला कर रहे हो ना, तो उसका बेस जरूर होता है, और वो कला में ही बेस छुपा हुआ होता है। बस आप उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो उसका बेस फाउंड करना, बेसिक फाउंड करना है। फिर उसके ऊपर फिर उसी बेसिक को फिर एल्गोरिथम बनानी है कि टेक्निकली यहाँ पे ये पुट करने से हाँ ये ग्राफ बन रहा है अपना, और इस तरीके का हमारा आउटपुट आएगा, तभी ये स्टाइल प्रॉपर ये स्टाइल कहलाएगा।
कि कोई भी स्टाइल होता है उसका अपना एक फुटवर्क होता है, डांस में डांस, properly। हाँ। तो अपना एक फुटवर्क है, तो फुटवर्क फाइंड करो सबसे पहले। अपने हैंड के थ्रोज होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, अपने एक्सप्रेशंस होते हैं हर स्टाइल के, है ना। बहुत सारे स्टाइल के, जैसे एक स्टाइल है क्रम्प, उसके बहुत वाइल्ड एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत ऐसे एकदम, है ना। घूमर है तो एक्सप्रेशन नहीं एक बिल्कुल हाँ घूंघट Flat, रहता है, हाँ। सिर्फ कलाइयाँ एक्सप्रेशन रहती है। तो अपने एक एक्सप्रेशन होते हैं, फुटवर्क भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके। तो रुचि बढ़ती गई मुझे इन चीजों को जानने की, ऐसे लगा कि ये भी तो इंजीनियरिंग कैसे होता है, हाँ। ये भी तो एक रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, तो फील्ड तो ये भी है। फिर मैं इसके अंदर घुसता गया और तो आप यहाँ तक पहुंच गए फिर उसके बाद। तो सिंगिंग में कैसे स्टेप लिया आपने? एक ही चैन है ये सारे, हाँ बिल्कुल। डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, तीनों एक ही कड़ी है ना। और जैसा कि मैंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को सुना, तो बोलते हैं कि ये नेचुरल होता है, सिंगिंग हमेशा नेचुरल होती है। सीखने से, बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट में मैंने अच्छे सिंगर्स को सुना है, तो वो बोलते हैं कि ये नेचुरल होता है। अगर आप में रिदम है, आपके वॉइस में रिदम है, या फिर आप नॉलेज रखते हो, तो फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसको रियाज कीजिए। हाँ, और मेरा बहुत बेसिक से तरीके रियाज करने के, मैं अपने गाने ही गुनगुनाता हूँ। अच्छा। और उसी के ही पीक्स, ड्रॉप्स, उसी में ही वाइब्रेटोज, ये सारे ऐड करके देन रियाज करते हैं, फिर इस तरीके से रहता है। तो सिंगिंग आपने सीखी? नहीं, मैंने डांस भी नहीं सीखा। हाँ बिल्कुल, वो तो आपने बताया कि आपको इनर पैशन था। हाँ, और सिंगिंग में ऐसा रहता है कि हम गाने का स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं। लाइक जैसे पहले इंट्रो पार्ट रहता है, उसके बाद में आपका वर्स आता है या फिर कोरस आता है, फिर उसके बाद में फिर आप म्यूजिक पार्ट आता है। तो स्ट्रक्चर तो गाने को हम तोड़ लेते थे, डांस जब सिखाते थे, तो बिखरा दिया हमने पूरा गाना। नाउ किस्मत से रिदम पता है, गाने का लय पता है, कैसे गाया जाएगा, फिर उसको प्रैक्टिस करके अपनी आवाज को परिपक्व करना होता है, बस ये। तो जैसे अभी आपने बताया, क्योंकि आपकी मदर भी अच्छा घूमर करती थी और मामोसा भी, तो मतलब फैमिली का कैसा रिएक्शन था पहला, जब आपने इसको करियर बनाने का जब सोचा कि इस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको जाना है, चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, या फिर डांसिंग तो मेन हो गया, तो कैसा पहला रिएक्शन था उनका? एक्चुअली जब मेरा करियर स्टार्ट करना था मुझे, तब मैं वेस्टर्न डांस करता था। मैं इंडियाज फर्स्ट बोन्स ब्रेकर था। अच्छा। मतलब मैं जब रियलिटी शो किया था, तो मैंने बोन्स ब्रेकिंग की थी। बोन्स ब्रेकिंग उस समय किसी ने नाम ही नहीं सुना था क्या होता था। तो फर्स्ट कंट्रोवर्शन आर्टिस्ट बोन्स ब्रेकर जो कि किसी रियलिटी शो में आया, वो था। अच्छा। तो मुझे वेस्टर्न करना था, तो और पापा को मुझे गवर्नमेंट जॉब कराना था, बीइंग ए राजपूत। तो पापा ने, हमने तैयारी उस तरीके से की है जैसे हम राजस्थानी लोग क्या करते थे। पापा ने बोला कि एनसीसी करनी है तेरे को, ताकि तेरे को बाद में हेल्प मिले। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैं, है ना, और अंडर ऑफिसर भी था मैं उसमें, अच्छा राइफल शूटर था। तो वो जो भी किया शिद्दत से किया, है ना, ऐसे नहीं कि नहीं करना वो ये नहीं, जो कर जिसमें घुस गए ना तो उसको एकदम शिद्दत से। तो पापा ने बोला कि तेरे को आर्मी की भी देख रही है, तो हमने सुबह सुबह दौड़ की भी तैयारी की है, और दिल्ली पुलिस की भी भर्तियां भी क्रॉस की है, फाइट भी की है ना, इंटरव्यू तक भी पहुंचे ऐसे। और राजस्थान में, सॉरी एयरफोर्स में मैं पूरा लास्ट तक पहुंच गया था, मेरा इंटरव्यू में रहा था। हाँ, तो सारी चीजें की है शिद्दत से की, लेकिन पता नहीं डेस्टिनी को मुझे डांसर बनाना था, अल्टीमेटली यहाँ आना था। और मेरे अंदर वो जो मतलब डांस का वो पैशन बहुत ज्यादा था। मतलब मैंने इंटरव्यू में बोला था, एयरफोर्स के इंटरव्यू में, मेरे पास सी सर्टिफिकेट है, सॉरी बी था उस समय, सी रनिंग था, बी सर्टिफिकेट है आपका एनसीसी का, तो आपको प्लस वैसे ही मिल जाते आपका। मतलब उस समय बहुत भर्तियां निकलती थी। तो मैंने इंटरव्यू में बोला आपका पैशन, मतलब आपकी हॉबी क्या है? मैंने बोला डांस। तो करके बताओ। हाँ, ये तो अलग होता है, आपने जो बोल दिया पैशन। तो डांस तो वहां पे एक्चुअली फेक नहीं चलता, वहां पे रियल रहना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने रियल बताया मेरा। अब जो बैठे थे वहां पे, उनके भी थॉट्स होते, उनका भी वो होता तरीका। तो उन्होंने बोला नहीं, डांसर हमें चाहिए। सही बात है, डांसर थोड़ी चाहिए उनको। आजकल फिर भी वहां से डांसर और वो सब निकल के आ रहे हैं। लेकिन उस समय तो यार 2000 मैं बता रहा हूँ 9 की बात, 10 की बात, ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो वहां से मैं अकेला रिजेक्ट हुआ था, और वो भी बी सर्टिफिकेट लेके। तो पैशन तो कीड़ा तो था ही।
तो जैसे घूमर एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, हाँ। और हमारी सोसाइटी, अगर मैं बोलूँ कि एक मेल डांसर, डांसिंग में सोच लिया अगर मेल डांस कर रहा है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उस एंगल में अगर आप बताएंगे कि किस तरह का स्ट्रगल या कोई चैलेंजेस फेस किए आपने, कि लोगों को सवाल उठता है कि अच्छा ठीक है लड़का है डांस कर रहा है, ये तो होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए एक अलग फैक्टर हो जाता है और लड़कों के लिए अगर कुकिंग भी कर रहा है तो क्या बावर्ची बनना है ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो इसको लेकर आपका क्या मतलब क्या रहा लाइफ में? जब तक मैं वेस्टर्न कर रहा था तब तक तो सब ठीक था, मतलब मैं मैनेज कर सकता था क्योंकि भाई लड़का लड़कों वाले कर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं, तो ठीक है पापा को मैं प्रूव करके कन्विंस कर रहा था। फिर जैसे ही मेरा डाउनफॉल आया, इंडियाज गॉट टैलेंट किया मैंने, उसके बाद डाउनफॉल आया, तो यहाँ पे राजस्थान आने के बाद में मैंने घूमर ट्राई किया। उसका भी एक स्टोरी है, मतलब मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि आप बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करते हो, आप करो। तो मैंने घूमर ट्राई किया और घूमर के अपने व्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब लोग देखने वाले बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने जो देसी जो लोग हैं ना, जो वो मोबाइल चलाते हो बहुत अच्छे से और उनके पास बहुत टाइम है और वो ज्यादा यूजर्स हैं, वो बहुत देखते हैं उस चीज को। तो मुझे बहुत लोगों ने देखा, मतलब 9 लाख लोगों ने देखा मेरा पहला वीडियो, और वेस्टर्न को नहीं देखा। तो मुझे लगा कि यार इसमें देखने वाले बहुत ज्यादा है ना, तो इस पे और काम किया जाए। मुझे उस समय नहीं पता था कि क्या नाम है, मैं एज ए मेल एक फीमेल डांस कर रहा हूँ तो फिर लोग, मुझे तो उतना सोचा ही नहीं था मैंने। मैं आर्ट है, मैंने मेरा स्टाइल बनाया, बोन्स ब्रेकिंग, ब्रेन बैंक पॉपिंग बनाया मेरा स्टाइल। मैं अलग फॉर्म करता था। बैले मैंने 3 साल खुद के ऊपर किया, बैले नॉट बेली, वो जो टोज के ऊपर होता है ना, कंटैम्प एंड ये तो कंटैम्प फील्ड होता है, वो पे उस पे किया मैंने क्रम्प पे वर्क किया। बहुत सारे स्टाइल्स को मेरे को अडॉप्ट करना है, मुझे वर्सेटाइल बनना है, क्योंकि मैं रिजेक्ट वर्सेटाइल डांसर के कारण हुआ था डीआईडी में। इंडियाज गॉट टैलेंट का कंटेस्टेंट था, बस डीआईडी में मेरे को रिजेक्शन इसीलिए मिला था। मेरे वो माइंड में रह गया, मतलब वो खून तो बोलता है ना, रिजेक्ट मेरे को बनना ही, ऐसा वर्सेटाइल डांसर बनने की कोशिश करनी है कि शायद कोई था ही नहीं, वैसा कोई हुआ ही नहीं, चाहे उसके लिए मेरे को पूरी जिंदगी देनी पड़े। इसके लिए 17 साल तो मैंने दे दिए और 27 साल दे दूंगा, तो मेरे जितना दे दोगे तो वैसा है। तो मुझे उतना टाइम देना, उतना पेशेंस है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा लोग बोलेंगे, क्योंकि मुझे कैरेक्टर पे भी वर्क करना है, मुझे टेक्निकल चीजों पे भी वर्क करना है। मैं ऐसा सोचूंगा ही नहीं कि भाई लड़की वाला डांस कर रहा है तो फिर ये गे होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं ओपनली आजकल, है ना, कि ये गे होगा। ये मुझे लगता है कि आप जैसे एक एक्टर है तो वो एक मेल पार्ट कर रहा है, या फिर एक किसी में वो डाकू बन गया तो डाकू जैसे एक्टिंग करेगा ना, किसी में वो भाई का रोल कर रहा है ना, बहन के सामने राखी पे, तो वैसा इमोशंस रहेगा ना उसका। स्क्रिप्ट की जो डिमांड है वो वैसे ही होगा। अभी गोविंदा जी हैं तो उन्होंने आंटी नंबर 1 किया तो वो लड़की थोड़ी बन जाएंगे, है ना, उनको ऐसे थोड़ी बोल दिया जाएगा। वो आर्टिस्ट है, वो आर्ट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना जानते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे कमेंट आए ऐसे लोग कि ये तो क्या नाम है, लुगाएंगे तेरा पैर है, घाघरो पैर ले, लुगाई है यो आदमी, ऐसी सोच है लोगों की। अंदर से तो बुरा लगी कि यार ऐसा सोच है, तो मुझे ऐसा हिट हुआ। पेरेंट्स वगैरह तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पेरेंट्स को एग्जैक्टली मुझे जानते हैं कि वो ये कैसा है, ये कैसे आर्ट पे काम करता है, और फैमिली के सपोर्ट से ही आप इतना कॉन्फिडेंस लिया ना। एग्जैक्टली, फैमिली के सपोर्ट और मेनली मेरी वाइफ के सपोर्ट। मतलब मैं शादी होने के बाद में मैंने घूमर किया था, उससे पहले तो वेस्टर्न ही करता था। तो मेरी वाइफ के सपोर्ट से, क्योंकि वो भी लेक्चरर थी पहले, अभी तो बच्चों के कारण छोड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो लोगों की मानसिकता है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। उनका उतना ही मानसिकता है, उससे ज्यादा उन्होंने सोचा ही नहीं कभी, उससे ज्यादा उनका मानसिक माइंड डेवलप ही नहीं हुआ, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते, हर किसी को चेंज कर नहीं सकते आप। तो आप अपना काम करो, अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। तो ये रहा मेरा हमेशा, हमने जो नेगेटिव चीजें आई उसको हटा ही दिया। तो आपको लगता है कि अब आपके वीडियोस से मतलब कुछ माइंडसेट चेंज हुआ लोगों का, वो आगे आके ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा है? हाँ, जब मैं करता था धोती कुर्ते में स्टार्ट किया था फीमेल वाला, उस समय शायद उस समय एक आर्टिकल भी आया था, फर्स्ट घूमर डांसर मेल फर्स्ट, चरीज तो बहुत करते हैं। अब आप गूगल पे देखोगे, रील्स पे देखोगे, बहुत सारे आए। तो बहुत सारे लोगों ने आर्ट को, मतलब मेल भी, क्यों सिर्फ एक ही चीज, एक ही स्टीरियोटाइप फीमेल के लिए छोड़ दी जाए, या मेल की चीज फीमेल नहीं कर सकते? क्या करते हैं ना आजकल, तो फीमेल की चीज मेल ट्राई नहीं कर सकते क्या? करना चाहिए ना, क्योंकि वो सारी चीजें सीखने का। अपन आए हैं धरती पे, पैदा हुए हैं, भोलेनाथ ने अपने को सांसें दिए, तब तक अपने को क्या करना है, अपने को जीना है। तो जीना तो हर तरीके से जियो ना। आप इस आर्ट को भी टेस्ट करो, इस आर्ट को भी टेस्ट करो, हर चीज को आप समझो, हर चीज से आप प्यार करो, तो कर सकते हैं ना। हर चीज पे बाउंडेशन क्यों लगा देनी है?
तो और मेन चीज जब आपको वो आती हो तो वो मेल फीमेल का मैटर है भी नहीं है कि अगर मेरा पैशन है डांसिंग या कुकिंग व्हाटएवर, तो उसमें मेल फीमेल क्या करेगा। पूजा जी, मन से आवाज उठती है, अगर नहीं भी आती है तो सीखना भी है, तो सीखो ना। मान लो नहीं आती और मन से आपको कोई चीज पसंद आ गई, मुझे सीखना है, तो मैं मानता हूँ सीखो ना। नहीं आती है तो आप सीख के ही तो सीखेंगे। करेक्ट है। सो सबसे मुश्किल डांस फॉर्म क्या लगता है आपको, जो मतलब आपने सारे तरह के डांस फॉर्म मेरे ख्याल से आपने देखे हैं, करे हैं, बनाए भी हैं आपने खुद ने, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत टफेस्ट निकलता है? मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम, किसी को भी टफ नहीं बोल सकते। हर डांस स्टाइल का, किसी भी डांस स्टाइल के परफेक्शन तक जाना पर वो टफ है। कोई भी डांस स्टाइल हो, उसके परफेक्शन तक जाना टफ है। अदरवाइज तो सारे डांस स्टाइल ऐसे मान लो कि इजी मान लो, लेकिन जब आप उसके परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, परफेक्ट तो कभी होंगे नहीं, लेकिन जब आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तब आपको चीजें पता चलेगी कितने टफ है, कितना आपको माइनर चीजों पे काम करना पड़ता है, बारीकी पे काम करना पड़ता है। तब हर डांस स्टाइल टफ है और हर इजी बिल्कुल, भी जब है। बनाने पे आता है तब तो लगता है कि सब टफ है, और जब आ जाता है तो वो आसान लगता है। तो अजीत जी, आपको सबसे पहला बड़ा ब्रेक, मतलब सबसे पहला ब्रेक, बड़ा भी नहीं बोलूंगी, मतलब एक पहला ब्रेक ही हमारे लिए वैसा होता है, तो सबसे पहला ब्रेक कब मिला? मतलब सबसे पहला ब्रेक बड़ा नहीं, टीवी को ब्रेक मान लेते हैं हम। हाँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 3rd ईयर में था मैं, 5th सेम थे मेरे, उससे पहले थे ऑडिशंस DID के। मेरा 2nd अटेम्प्ट था डांस इंडिया डांस का, फर्स्ट में मैं नहीं हुआ था, 2nd अटेम्प्ट था, अपने वैशाली नगर में हुआ था, टैगोर स्कूल में। ओके, हाँ। और मैं सिलेक्ट हो गया था, और जोनल राउंड होते थे, तो मैं राजस्थान से सिलेक्ट हो गया, दिल्ली गया। दिल्ली में थे उस समय भी, राघव भी था मेरे बैच में से ही, राघव था, सीजन 4 है, सीजन 3 में मैं भी था, राघव था, और कुमार शर्मा जो कथक के अभी बहुत बड़ा डांसर है, वो भी थे, तो हम उसी बैच में थे। वो सबसे बड़ा मेरे लिए ब्रेक थ्रू था कि मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता था, मैंने एक चीज पे काम किया था बहुत, 3-4 महीने रात दिन सोया नहीं था, मैं उस पे काम किया और कुछ परोसा और मुझे मिला, तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। मेहनत का फल था आपको। DID टीवी पे आया, मैं टीवी पे प्रमोशन, और मेरे प्रोमोज भी चले। अच्छा, मतलब टीवी पे आया तो ऐसा होता है, ऑडिशन आ गया, एक एपिसोड आ गया, चला गया, एक या फिर ना एपिसोड के अंदर आके आप चले गए, लेकिन मेरे प्रोमोज आए, मतलब आ रहा है डांस इंडिया डांस, और इस तारीख के स्टार्ट होगा, 22, मेरे को याद भी है 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मेरा प्रोमोज आता था, मैं ऐसे हैंड्स को बोन्स ब्रेकिंग करता हुआ दिखाए थे, तो प्रोमोज में तो यार ऐसा होता है ना, सब देख रहे हैं। तो उस दिन आपने ऑडिशंस पे कौन सा स्टाइल दिखाया था? मेरा ब्रेन बैंक पॉपिंग, बोन्स ब्रेकिंग, कंट्रोवर्शन, पॉपिंग, ये किया था। ओके, तो हम रियलिटी शोज पे ही रहते हैं सवाल पे कि आपने शायद इंडियाज गॉट टैलेंट भी किया, तो ये इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया और DID, इन दोनों के पीछे की जो कहानी कहाँ से शुरू हुई है, मतलब कहाँ तक आप पहुंचे थे उसमें, और एक्सपीरियंस भी कैसा रहा है इन दोनों का? चीजें बहुत सीखने के लिए मिली। मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑल इंडिया टॉप 42 में था, मैं डांस इंडिया डांस में ऑल इंडिया टॉप 42 में था, इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं सेमीफाइनलिस्ट था। अच्छा, सेमीफाइनलिस्ट था, मैं फिनाले में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन उस समय एक रूल था कि फिनाले में जैसे जो जजेस को बहुत पसंद होगा ना, और उसको वोटिंग नहीं मिली होगी, अच्छा, तो उसको हम फिनाले में ला सकते हैं। तो किस्मत मान लो मैं ही वो बंदा था जो फिनाले में पहुंचने के बाद में वापस आया, और मेरी जगह एक बहुत ग्रुप था, एक जो बहुत गरीब घर से थे, अच्छा, सरकारी वगैरह उठाते थे, वो जिम्नास्टिक करते थे, वो मेरी जगह फिनाले किया, वरना मैं फिनाले करता। तो वो किस्मत मान लो, किस्मत का खेल था। तो ये रियलिटी शोज में ये फैक्टर काम होता है, मतलब ये रियलिटी शो में बहुत कुछ होता है, रियलिटी शो में तो बहुत ही कुछ होता है, रियलिटी से हटके, मतलब स्क्रिप्ट नहीं होती, ऑब्वियस बात है। ये बिना स्क्रिप्ट के आप अगर 50 करोड़ लगा रहे हो तो उसका 300 करोड़ कैसे बनाओगे? बिल्कुल रैंडमली अपन बैठ के वादा के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ऑडिशंस तो वो बहुत लोगों के लेते हैं। हाँ, बहुत। जैसे अभी भी चल रहा है DID, सब सीजन्स आगे तक चल रहे हैं, तो आप मतलब ऑडियंस को भी, अभी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑडिशंस के लिए जाते हैं, भीड़ में खड़े रहते हैं, तो ऐसी क्या उनको एक बात है कि वहाँ किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है? आई मीन रिजेक्शंस तो बहुत होता है, और मुझे नहीं लगता हर कोई वो टीवी पे प्रोमो पे भी नहीं आ पाता, क्योंकि वो मुंबई तक का वो जो है सेगमेंट वो पहुंचता ही नहीं है, जोनल राउंड में फंस के रह जाते हैं वो। और यहाँ भी मेरे हिसाब से वो हार्डली बहुत ज्यादा आपका ऑडिशंस नहीं देखते। हार्डली मैं बताता हूँ ऑडिशन भी कैसे देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो जजेस होते हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं, कि देख लेते हैं कि ये बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नॉर्मल एक नजर देखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में ही आपको इंप्रेस करना होगा स्टार्टिंग में, तो उसके बाद उनकी नजरें पड़ेगी आपके ऊपर, ऐसा रहता है।
तो सबसे पहले तो देखो जेन्युइन लोग सिलेक्ट तो होते हैं, क्योंकि मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं डिनाई तो कर नहीं सकता। ना तो मेरे पापा बहुत पैसे वाले थे कि पैसा दे दिया, ना मेरे पास बहुत पैसा था कि मैं खजाना था कि वो दे दिया। तो जेन्युइन लोग तो रियलिटी शो में सिलेक्ट होते हैं, लेकिन आपको कुछ हटके करना पड़ेगा वहां पे, कुछ डिफरेंट दिखाओ। हाँ, आप अगर भेड़ चाल चल रहे हो, आप लोगों की देख के हाँ यही करूंगा मैं, ये देखो कितना चल रहा है आजकल टीवी में और यही से सिलेक्ट हो गए, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, वो तो पब्लिक देख चुकी। आप रियलिटी शो में आ रहे हो, अब इतने बड़े शो में आ रहे हो, तो आपको कुछ क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप वहां तक जा सकते हो। आप अच्छे वक्ता भी होने चाहिए, है ना, अगर रियलिटी शो कर रहे हो तो बिल्कुल। तो वो कैसे है, जैसे मेरी एक नॉर्मल सी कहानी आपने देखी कि मैं इंजीनियर हूँ और मैंने डांस में अपना कैरियर बनाया। तो अब इसको इंजीनियर हूँ, डांस में कैरियर बनाया, राजपूत हूँ, पापा बिल्कुल खिलाफ। ठीक है, हो गई पहली कहानी। पापा खिलाफ, अपने पैसे से जूते खरीद के आया और आया था, 200 से 300 रुपए लिए थे, मेरे ही स्टोरी का पार्ट है ना, क्योंकि जूते मेरे पास इतने अच्छे थे नहीं जो मैं टीवी शो पे लेके आता। ठीक है, पापा को नहीं बताया मैंने, हाँ बिल्कुल नहीं बताया कि पापा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे तो एग्जाम आने वाले, मैं बताऊंगा तो पिट जाऊंगा। तो पापा को नहीं बताया मैंने, बिना बताए आया हूँ, अभी कॉल करूंगा जाके कि मैं सिलेक्ट हूँ। बिल्कुल। तो अब आपको ये लगता है कि डांस स्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए हैं, मतलब जैसे हम अपने बात करें तो बुगी वुगी देखते थे, तो एक अच्छा वो वाला डांस हमें फीडेड है माइंड में ना कि उस तरह का होता था। बट अब रियलिटी शोज में भी वो थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है, जिम्नास्टिक टाइप कुछ डांस हो रहे हैं कि तो वही चल ही रहा है और उसी के बेसिस पे सिलेक्शंस हो रहे हैं। एक नेचुरल डांस तो हम भूल गए हैं, मेरे को लगता है। तो उस पर आपका क्या पॉइंट है? दोनों पॉइंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। पहले तो बता देता हूँ पॉजिटिव, टेक्निकल चीज है क्योंकि मैं डिनाई नहीं कर सकता पॉजिटिव पॉइंट को। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो आर्ट होता है ना, उसमें आप कितने भी वेरिएशंस कर सकते हो। आर्ट आपको फ्रीडम देता है, आप कितना भी वेरिएशंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे बोलो कि यही डांस है बस, जो गोविंदाई करते थे वही डांस है। हाँ, वो आपको पसंद है ना। आर्ट में आप कितना भी ब्रॉड जा सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो, उसमें जिम्नास्टिक भी ऐड कर सकते हो, कंट्रोवर्शन जैसे मैंने ऐड किया वो भी ऐड कर सकते हो। आर्ट आपको फुल फ्रीडम देता है, फ्रीडम देती है। तो अगर वो आर्ट रियलिटी शोज के जजेस इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक को अटेंशन दे रहे हैं और आप उसको पसंद भी कर रहे हो, तो वो सही है ना उनके लिए। आप उनको पसंद मत करो, वो आपको जो पसंद है, गोविंदा स्टाइल पसंद है तो वो लेके आएंगे, आपको घूमर पसंद है तो वो ही लेके आएंगे। वो आप पसंद कर रहे हो तो आपको परोसी जा रही है ना। बिल्कुल। तो ये तो उसका ये पॉइंट हो गया। नेगेटिव ये है कि जो एक्चुअल डांस जो होता है ना, जो एक्सप्रेसिव डांस हो गया, एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ डांस खत्म हो गया उसमें। जैसे मान लो सपोज करो कि गाने में शब्द बोला जा रहा है कि आपके नैन ले लेते हैं अपन, नैन है ना, नैन। तो नैनों में पब्लिक को भाव कैसे पहुंचाया जा सकता है, नैन करके, है ना, या नैन करके, है ना, या नैन करके, नैन, है ना। अब आप नैनों में और कमर घुमा दोगे या उछल के कूद के पड़ जाओगे, पब्लिक को तो भाव लगेगा, लेकिन क्या आप उस गाने को जस्टिफाई कर रहे हो क्या? आजकल आप नोट करो, शब्द के हिसाब से कोरियोग्राफी होनी ही बंद हो गई है। वही मेरा पॉइंट था कि वो उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो वो चीज आप कहीं पे आप आर्ट के साथ में छेड़छाड़ करते समय ध्यान नहीं रख रहे। हाँ ठीक है, आप जंप मारो तो आंखों को ऐसे लेके मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शब्द के साथ आप कोरियोग्राफी को जस्टिफाई करते हुए आप जिम्नास्ट करो, कहीं भी मत कूदो, कहीं भी मत स्टंट्स करो, शब्दों के साथ डालो, फिर अच्छा रहेगा। तो वो चीजें खत्म हो रही है। तो इसी के साथ आपको हाल ही में कोरियोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। और कैसा फील था, मतलब वो प्लस लोगों को देखने में लगता है कि अरे ये डांस तो बड़ा आसान है, बट एक कोरियोग्राफर की लाइफ जो होती है उसके लिए कितना टफ होता है एक डांस को बनाना, स्टेप्स को बनाना, चाहे वो 4 स्टेप्स ही हो, लेकिन मूवीज में, बड़े बड़े मूवीज में तो इतने गाने निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। छापना बहुत इजी है, वहां से इंटरनेट की दुनिया है, वहां से देखा यहाँ पे छाप दिया, वहां से देखा यहाँ छापना, लेकिन क्रिएट करना ना बहुत टफ है। अगर एक स्टेप मैंने क्रिएट किया, सपोज करो घूमर में जैसे मैंने ये स्टेप नहीं था, कभी था ही नहीं, यहाँ पे आके यहाँ आके, है ना, ये था ही नहीं कभी स्टेप, क्रिएट किया मैंने, क्रिएट किया, है ना। नॉर्मल ये थे या फिर ये थे, तो ये मैंने क्रिएट किया, है ना, या फिर ये नहीं था, ये मैंने क्रिएट किया। तो ये एक स्टेप मैंने क्रिएट किया ना,
तो मुझे पता है कि ये आइडिया कहाँ से आया होगा, कहाँ से मैंने उसकी कितना रिसर्च किया होगा, तो बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही हो गया, लेकिन उस रूट को बनाए रखते हुए ही, आपकी टेक्निक के साथ रहते हुए, और पब्लिक उसको पकड़ भी ले और पब्लिक उसको समझ भी ले, वहां तक करना, उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत समय लगता है, एक स्टेप बनाने में महीनों लग जाते हैं, नया चीज क्रिएट करने में महीनों लग जाते हैं। तो और इसका श्रेय मिला मेरे को, मतलब राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में पसंद भी आया, लोगों बोला कि हाँ ये कुछ अलग कर रहा है, कुछ चीजों को इनोवेट कर रहा है, अपने ही दायरे में रह के अपनी चीजों को ना छेड़छाड़ के। तो मुझे बहुत पर्सनली, मुझे मेरे हौसले को आगे बूस्ट किया उस चीज। बिल्कुल। सो डांसिंग के साथ साथ हम बात करते हैं एक्टिंग की, और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है तुम्बाड़ मूवी में, हस्तर का। तो सबसे पहले तो पीछे जाएंगे कि इसकी क्या कहानी क्या है, कैसा मिला, कैसा फील आया, और क्या करना था नहीं करना था, क्या था? मेरा इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 4 में एक मेरा स्टेप था, मैं 360 डिग्री कमर को ऐसे 180 डिग्री कमर को ऐसे बेंड करके पूरा घूम जाता हूँ। अच्छा। ऐसे को पूरा घूम जाता था और फिर वॉक करता था। तो शायद उन्होंने वो ऑडिशन देखा होगा। 2013 की बात है, मेरे पास मेल आया रिसाइकल वाला प्रोडक्शन से। मैंने मेल पढ़ा, पूरा उनमें नंबर दिया हुआ था, मैंने नंबर पे फ़ोन कर दिया। उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन के लिए मुंबई आ जाइए। तो मैंने बोला कि सर मैं तो अभी ग्रोइंग आर्टिस्ट हूँ, मुंबई आऊँगा, मेरे को ट्रेन में आऊँगा 4-5 दिन। बोला आप उसकी चिंता मत करो, आप प्री सिलेक्टेड हो, हम आपको फ्लाइट की टिकट भेज देंगे। फिर ठीक है, चले जाएंगे। है ना, तो है ना। फिर मैं मुंबई चला गया। तो वहाँ मैं अकेला थोड़ी था, वहाँ तो फॉरेन से भी एक आर्टिस्ट आई हुई थी और बहुत सारे लोग थे। तो एक्चुअली मेरा उसमें काम है वो मतलब मैं मेन आर्टिस्ट नहीं हूँ। प्रोस्थेटिक्स और सीजी मेन आर्टिस्ट है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब कंप्यूटर मेन आर्टिस्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स हुआ है ना मेरे ऊपर, मेरे ऊपर ग्राफिक्स हुआ है। तो मैं क्या बोलते हैं उसको, सब आर्टिस्ट या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, सपोर्टिंग। हाँ, सपोर्टिंग एक्टर उसका। मतलब मेरे बिना वो हस्तर पॉसिबल नहीं था, मेरे मूव्स के बिना। हाँ, सपोर्टिंग आर्टिस्ट उसमें, और वो एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी बात है, वो उतना पहुंचना भी बहुत बड़ी बात। तो मैं सपोर्टिंग आर्टिस्ट। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ऑडिशन लेना है, हमें मूव्स चाहिए, हमें एक हॉरर चाहिए जो बंदा मतलब क्रीपी लगे, कंट्रोर्शन कर सके। तो वो लड़की भी आई थी, मैं भी आया हुआ था, दो सबका ऑडिशन हुआ। तो फाइनली मेरे को कमरे में बुलाया सर ने लास्ट में कि देखो हम डिसाइड कर रहे हैं कि इंडियन लड़की को ही सिलेक्ट करें, इंडियन लड़का हमारे लिए भी सही रहेगा, इंडियन लड़के को सिलेक्ट करें। तो हमने आपका नाम सबने सजेस्ट किया। तो अब आपको हमें 6 मंथ देना पड़ेगा कंटिन्यू यहाँ रह के, क्योंकि हम एक को नहीं सिलेक्ट कर सकते, हमारे हस्तर लास्ट में 100 बन जाते हैं। तो हमें एटलीस्ट 5 हस्तर और चाहिएंगे। तो आपको 5 जने और तैयार करने पड़ेंगे अपने जैसे 6 महीने में। अच्छा, इस मूव्स के साथ में। तो मैंने थोड़ा कि सर मेरे को फोन पे बात करनी पड़ेगी। मेरे तो कलकत्ता में डांस एकेडमी थी उस समय मेरी। अच्छा। कलकत्ता में स्ट्रगल था मेरा, वहाँ पे डांस एकेडमी खोली थी, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरी लाइफ का, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये कर दे। तो कलकत्ता में डांस एकेडमी थी, बहुत मुश्किल से डांस एकेडमी खोल रखी थी, इंस्ट्रक्टर रखे हुए थे। तो इंस्ट्रक्टर के भरोसे छोड़ के मैं चला गया मुंबई की 6 महीने तुम संभाल लेना भाई। मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला कि देखो मेरे पास ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लोग स्टूडियो संभाल लोगे, 6 महीने के लिए मैं कलकत्ता नहीं आ सकता। बोले सर आप करो ना, उसके बाद में मजा आएगा, आप तो करो, नाम हो जाएगा ऐसा वैसा, तुम्हें संभाल लोगे? पक्का संभाल लेंगे। ठीक है, मैं 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गया वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और बहुत मेहनत की वहाँ पे। हम ऑडिशन देखने जाते थे, कोई वो मलखम करने वाले उनके, तो मेरे जैसे बनाने थे उनको। तो एक स्टंटमैन मिला, एक पहले से हस्तर का किसी ने रोल किया था पहले वाले। मतलब इनमें क्या था कि हस्तर का पहले किसी ने रोल कर रखा था। अच्छा। बट उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको ऐसे क्रीपी मूव्स चाहिए थे जो कि मेरे मोस्ट ब्रेकिंग में थे। तो फाइनल वो हस्तर का रीशूट हो रहा था पूरा। अच्छा। मतलब मूवी तो बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन हस्तर का रीशूट करना था उनको, तब मुझे बुलाया था। अच्छा। तो फिर हमने 3-4 जने तैयार किए, कंट्रोवर्शन वाले मूव्स रखे मेरे, और ये 6 महीने का एक्सपीरियंस रहा। वहाँ देखा किस तरीके से मूवी बनती है, कैसे सेट बनाते हैं, एक एक जने का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एक जना भी अपना काम ढंग से नहीं करे तो वहाँ पे जितना पैसा लगा हुआ है सारा खराब। उस समय पूरा सब डिस्टर्ब कर देते ना, सारी चीजें एक से दूसरी चीजें जुड़ी हुई है। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस मूवी से, और सब बहुत अच्छे लोग थे। मतलब गुजरात के थे आधे लोग और आधे लोग मुंबई के थे। तो इतने अच्छे लोग, मतलब मुझे लगा कि कहीं अच्छी जगह जाके मैंने काम करके आए। तो इसमें मतलब वो आप ही का सेगमेंट शूट हुआ था सिर्फ? नहीं, ऑलरेडी मूवी
कोई बनी हुई थी? बिना हस्तर के मूवी शूट थी। शूट हस्तर का सारे पार्ट दोबारा रीशूट हो रहे थे वहां पे। अच्छा, दोबारा रीशूट हो रहा हाँ, था। रीशूट हो रहे थे। उसमें उन्होंने क्रिएचर चाहिए था कि जो ऐसे 17 किलो वजन पहन के भी वो मूव्स कर सके, हाँ, वैसा वाला। सो इसमें मेकअप का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें स्टूडियो हैश है जो मेरे बाद में बहुत अच्छे दोस्त बने, उन्होंने प्रोस्थेटिक का काम किया था। चंडीगढ़ के लड़के हैं, दिल्ली रहते हैं, हनी है उनका, और तो उन्होंने प्रोस्थेटिक बनाया था। मतलब उन्होंने पहले मोड लिया पूरा, वो लगा के पूरा 2000 साल बुढ़ा मैं कैसे लगूं। Okay. तो मेरी ही स्किन पे मुझे 2000 साल बुढ़ा बनाया, वो सर खुल गया और पूरा क्रीपी जैसा वैसा बनाया। फिर वो प्रोस्थेटिक स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैंने हेयर रिमूव नहीं कर रखे थे, उन्होंने चिपका दिए। ओ भाई साहब, मेरे तो फट गए। उन्होंने चिपका दिया प्रोस्थेटिक। अब भाई साहब उन्होंने बताया नहीं कि ये बोला स्मूथली निकल जाएगा, मेरे तो प्राण ही निकल गए उसके अंदर। क्यों नहीं बताना था पहले? यार ओ सॉरी यार सर, ये तो गड़बड़ हो गई। तो निकाले और प्राण निकले, आंखों से आए आंसू। तो प्रोस्थेटिक्स एक तो 17 किलो ऊपर से चिपक गया आपके। बाद में उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो स्विमिंग सूट होता है ना, स्विमिंग सूट के ऊपर चिपकाया उसको, एंड देन फिर हमने पहना तो वो स्किनी हो गया एकदम, पूरा टाइट हो गया पूरा। तो ऐसे फिर वो पहना गया। तो चीजें तो होती है बहुत फनी, बहुत एक्सपीरियंस वाली, एक्सपीरियंस होता है नया बहुत नया। नया। तो बिल्कुल नर्वसनेस नहीं फील हुई? मतलब पहली बार ऐसा था ना, जहाँ कहीं एक्ट करना था और लोग देखने वाले थे, मूवी में आने वाला था वो। राही सर जो इनके डायरेक्टर है ना, बहुत ही शानदार बंदे, बहुत अच्छे। कैसे नर्वस तो थे ही, पहली बार मूवी पे, मतलब हालत ही खराब थी, कैसे करेंगे पता ही नहीं कैसा क्या होगा, और कोई बताने वाला भी नहीं, ना कभी कुछ पता। रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है तो वो भी आधा कच्चा वाला एक्सपीरियंस है। रियलिटी शो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े डांसर हो, मतलब आपने कुछ अच्छा सीखा है, वो आपने रिप्रेजेंट किया है, आप अभी सीख ही रहे हो। तो राही सर बोलते थे बहुत अच्छा कर रहे हो जीत, ऐसा करना वैसा करना, ये चीज़ रखना, ऐसे एक्सप्रेशन देना, ये पूरा बात करते थे, पूरा बहुत बात करते थे। फिर आनंद गांधी जी थे, उनका जो फ्लैट था वहाँ पे, मतलब हम 4-5 घंटे 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे उनके घर फ्लैट पे जाके। ऐसे एक्सप्रेशन देना है जीत, ऐसे क्रीपी रखना है तेरे को, यहाँ से ऐसा लगना चाहिए मसल बेंड हो रही है तेरी, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ब्रेक हो रहा है, और साथ में एक्सप्रेशन भी वैसे आने चाहिए कि डरावने से तेरे लगने चाहिए, लाउड एक्सप्रेशन दे तो तेरे प्रोस्थेटिक में वो बाहर भी दिखे, माइनर मत देना, बहुत सारी चीजें बताते थे। तो टीम वर्क से ही एक इतनी बड़ी मूवी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप सिंगली ऐसे नहीं कि मैं कर दूंगा बस जाके, मुझे पता है नहीं, क्या पता, मोटिवेशन वहीं से मिलती है। और नए आर्टिस्ट को तो ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो बहुत। फिर आप देखने गए उस मूवी को? मैं देखने गया ना, ऑब्वियसली बात, मैंने हर जगह देखी मूवी। मतलब कितनी बार देख लिया आपने? मैंने 5-6 बार देखी मूवी। बिल्कुल। अब आप बता रहे थे कैलकाटा स्ट्रगल। हाँ, कैलकाटा स्ट्रगल ऐसा रहा मेरा, इंडियाज गॉट टैलेंट में जो विनर रहे थे ना उस समय, उन्होंने मेरे को बुलाया कि अपन मिलके कुछ करते हैं। एक्चुअली मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने नहीं बुलाया, मैंने अप्रोच किया कि सर मैं अभी सीख रहा हूँ और मुझे कुछ और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी किसी से सीखा नहीं है, मुझे गुरु बनाना है ना। तो मुझे ऐसा कहा कि आप अपन मिलके कुछ ऐसा करें। तो बोले ठीक है तुम आ जाओ, कैलकाटा आ जाओ। तो मैंने देखा हाँ बस ये मेरी स्टार्ट है लाइफ की, चलते हैं यार। मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद में 2-3 घंटे तक वेट करता रहा। उनका बहुत बड़ा, वो विनर थे तो बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो, 5-6 मंजिल का, 6-7 तो फ्लोर थे, डांस फ्लोर वगैरह में गया। तो मैं 2 घंटे वेट करता रहा, बाट देखते रहा, मुँह निकलने वाला था मेरे मुंह से। 2 घंटा तो बाट देखता रहा मैं। निकल देता कोई नहीं, निकल जाता, अपने घर की बात है तो, है ना। तो 2 घंटे वेट करता रहा। फिर वो सर आए तो बोले कि अजीत तुम यहाँ रहोगे और यहाँ तुम्हें 1 साल का एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। मैं बोला मैं सेमीफाइनलिस्ट रहा हूँ, आप विनर रहे हो, अपन मिलके कुछ कर लेते हैं। 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? कितने थोड़े पैसे मेरे पास। तो यार कुछ तो अरेंज करना ही पड़ेगा, यहाँ रहोगे तुम, यहाँ करोगे, हम यहाँ पे इतना इस वाइब के पैसे, इस एनवायरनमेंट के पैसे। मैंने देखा मर गए साहब, कुछ ही नहीं है मेरे पास। तो पापा से पहली बार मांगे थे मैंने, पापा 20,000 के आसपास कुछ कर दो यार। तो ऐसे तो बोले यार तू वहाँ गया है, तू यहाँ चला गया, अभी मेरे से पैसे मांग रहा है। तो वो पैसे मांगे थे 20,000 मैंने पापा से, उसको दिए। कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे पढ़ा रहा मैं 6 महीने, कुछ नहीं करता, ये कर दे वो कर दे। मैंने देखा यहाँ तो फंस गया यार अपन, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो। लोग तो आपको लूट लेते हैं, आपका यूज करते हैं लोग आपका। वहाँ पे उन्होंने एक और होल्डिंग लगा दी कि हाँ अब बोन्स ब्रेकिंग या पॉपिंग सिखाएंगे अजीत सर, ये और यार मैं सिखा ही रहा हूँ यहाँ,
मुझे तो सीखना है, अपन मिलके कुछ अलग अलग करने हैं ऐसा। मैंने कहा निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं निकला कैसे भी करके, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा टर्म्स और उनके बहुत ज़्यादा ये सब रहते थे, बहुत मतलब ऐसे प्रोफेशनल बंदे थे जो आपको एक बार जाल में फांस लिया तो आपकी ज़िंदगी निकलनी मुश्किल हो जाती है। मैं कैसे भी निकलना वहाँ से निकला। 1700 रुपये लेके रोड पे खड़ा था मैं, 1700 रुपये जेब में थे, पॉकेट में थे। पापा ने बोल दिया घर आजा, इंजीनियरिंग की डिग्री तेरे पास है, नौकरी कर ले, डांस का शब्द आज से निकाल देना माइंड से। और मेरे हाथ में थे 1700 रुपये। और मैं वहाँ से मैंने 2 अकेडमी खोली थी कलकत्ता में। तो सोचो, ना कोई रहने की जगह, ना कोई खाने की जगह, ना पीने की जगह। मतलब रुक गए फिर? हाँ, 1 अंडा खाता था दिन में बस। कलकत्ता वैसे सस्ता है खाने के मामले में। लेकिन मैं 1700 हाँ, बट कब तक चलेगा वो? बहुत तगड़ा स्ट्रगल था मेरा, कैसे फुटपाथ पे, कैसे सुलभ शौचालय में, कैसे निकाला मैंने 1 महीना। वहाँ पे एक लेडी मिली थी मेरे को बहुत अच्छी। मैं घूमता था, मतलब मैं इंडियाज गॉट टैलेंट का बंदा अपनी सीवी लेके डांस एकेडमीज में जा रहा हूँ मैं कि मेरे को काम दे दो भाई ऐसा करके। तो वहाँ पे एक लेडी मिली थी, वहाँ पे एक सुरुतीर्थ तो जगह है, तो वो 1942-43 से चल रहा है, 41 से चल रहा है वो जगह पे। वहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट जा सकता है, 1 घंटे के लिए हायर कर सकता है उस जगह को और आपको सिखा सकता है। अच्छा। तो लेडी बोली कि हमारे यहाँ पे बहुत ऑडिशंस होते हैं, बहुत लड़के आते हैं, तो तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पहला एडमिशन होगा उसका पैसा दे देना। तो उन्होंने मेरे को, मेरी शुरुआत कैसे हुई ये कहीं बताया नहीं मैंने आज तक। तो बहुत अच्छी है, मैंने बहन माना उनको। तो बहुत एजेड थी, मुझे पता भी नहीं आज वो है कि नहीं, गया भी नहीं मैं वापस कभी राजस्थान आने के बाद में। आज याद ही आ गई उनकी एकदम से। तो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि ये तेरा पहला एडमिशन होना उसमें से दे देना तू मेरे को। तो मैंने तो 1 घंटे के लिए तेरे को ये टाइम दूंगी मैं, दोपहर में 2 से 3 यहाँ पे हमारा फ्री है, तो जो आएंगे ना मैं तेरे बारे में बता दूंगी। तो मेरे एडमिशन में 3 उन्होंने करवाए स्टार्टिंग में। और वहां पे उस समय आज की रेट है जो राजस्थान में चल रही है ना, उस समय आज की रेट उस समय चल रही थी 2013 में 1500 रुपए। आज यहाँ पे 1500 रुपए है डांस क्लास की 1 महीने की क्लास फीस। तो कलकत्ता तो बड़ी सिटी है ना, मेन जगह पे आप वहाँ पे। तो मेरे पास आए 4500 रुपए, मेरा काम बन गया। मैंने एक छोटा सा घर ली, 1700 रुपए में रेंट पे लिया और बाकी क्या नाम है उसको दे दिया कि ये तेरा 1 महीने का रख ले। और इस तरीके से मैं खाना तो फिर भी वही 1 टाइम का खा के इस तरीके से देखा नहीं मेरी हालत कैसी हो रही थी ऑडिशंस में, कैसे बतला सा मरा सा ऐसे करता था। तो स्ट्रगल खतरनाक देखा मैंने मेरे, क्या जैसे आपने जिस तरह से ये स्ट्रगल, क्योंकि आप नीचे का स्ट्रगल देख कर आए हैं, मतलब आपको पता है कि भाई कैसे पहुंचते हैं ना यहाँ तक, इतना आसान नहीं होता जो कि बना बनाया मिल जाए ऐसा। तो कभी अब आपको ऐसा कोई टकराते हैं अगर ऐसे आर्टिस्ट जो जैसे शायद उनके पास अभी कुछ सपोर्ट ना हो, शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी ना हो, बनना चाहते हैं, तो आप उनकी मदद करते हैं या उस तरह से कुछ देखते हैं? मैंने हर सैटरडे मेरा फ्री कोलैब खोल रखा है। अच्छा। पिछले 4 साल से कोई भी मेरे को अपना एक वीडियो शेयर करे, मुझे लगेगा कि ये अपने आर्ट पे काम कर रहा है, चाहे 5% 10%, फ्री कोलैबोरेशन है मेरे चैनल के ऊपर उनके साथ में। मैंने 100 फॉलोवर वाले के साथ में भी किया है, सिर्फ 100, 2000 वाले के साथ में भी किया, लाख वाले के साथ में भी किया। आपने देखा होगा मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट के साथ सडनली कोलैब कर देता हूँ जिनके कुछ फॉलोवर नहीं है, तो पब्लिक तो सोच रही है यार किसी के साथ भी सपोर्ट करने के लिए। मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन मैं उनको सपोर्ट कि हाँ बढ़ो ना आप आगे, क्या दिक्कत है। और बहुत सारे आज काफी आगे भी बढ़े उसमें, फ्री, एकदम फ्री। मतलब आज लोग आईडीज इतनी बड़ी होने के बाद में अर्निंग सोर्स बना लेते हैं उसको, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा अर्निंग सोर्स और 4 है, तो मुझे क्या। और आपको ये भी पता है कि रियलिटी क्या है, मतलब आप कैसे खुद भी अपनी पहचान बनाई है आपने। आज भी लोग नहीं मानते ना डांस को, आज भी। अरे अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया, उसके बारे में बात करते हैं। बेली प्लस राजस्थानी कठपुतली, देखा हमने, लेटेस्ट वीडियो बनाया। अगर आप एक आर्टिस्ट के नजरिए से देख रहे हो आप, तो उसमें एक आर्ट है, मूवमेंट है, वेस्ट का मूवमेंट। उसने एक कठपुतली क्या होता है, कठपुतली वेस्ट ऐसे मूवमेंट करती है, वो तो मेरे हाथ से स्टार्ट है ना, हाथ से रोटेट होकर वो आया ना, तो एक बहुत खूबसूरत सा आर्ट है वो, एक है ना। उसको आर्ट के नजरिए से देखो यार आप, उसमें थोड़ा सा रास्ता तड़का डाल दिया ऐसा। मैं कहता हूँ कि हम आर्टिस्ट है, क्रिएटिव तो करेंगे साहब, उसमें कोई कल्चर को हमने वो नहीं किया कि हमने कि भाई राजस्थानी कल्चर को हमने डिसरिस्पेक्ट की होगी। हमने एक आर्ट फॉर्म है। और कमर दिखाना वल्गर कब से होने लग गया, कमर दिखाना वल्गर कब से होने लग गया?
साड़ी पहनते हैं, उसमें साइड में कमर दिखती है ना। राजस्थान में पहनते हैं साड़ी, सिर्फ पोशाक तो नहीं पहनते राजस्थान में, उसमें कमर तो दिखती है ना। नजरिया वल्गर होता है, सिर्फ और सिर्फ नजरिया ही। और डांस में तो अप्सरा मूवी उस चीज और का अप्सरा, और हम तो एंटरटेनर है, एंटरटेन कर रहे हैं, है ना। डांस तो एंटरटेनर है, तो कमर दिखाना वल्गर कहाँ से हो गया? आइसोलेशन बोलते हैं उसको टेक्निकली, वेस्ट का आइसोलेशन। तो जब तक वो कपड़ों में अगर ढका रहेगा तो वो आइसोलेशन दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे हाथ हिलाओ और आप रिजाई लपेट दो मेरे हाथ पे और बोलो वो हाथ का मूवमेंट दिखे, कैसे दिखेगा भाई? वो मूवमेंट टेक्निकली चीज ही नहीं है, तो वो वल्गर कैसे हो गया? वो एक किसी ने उस कंट्री का, तो जिस कंट्री का वो डांस फॉर्म है उसका तो फोक डांस है वो। अब अगर आप उसको वल्गर बोल रहे हो तो वो सारे कंट्री के लोगों को वल्गर बोल रहे हो आप। और ये यहाँ हमारे देश में भी काफी चल रहा है बेली डांस। तो हाँ, बेली डांस एक डांस फॉर्म है, आर्ट है, और उसका नाम ही जो है तो वही अगर बेली है, कह रही हूँ, है ना, क्योंकि उसमें तो फिर बेली ही डांस करेगी ना उसकी। आदमी डांस, लुगाई डांस तो कहाँ से लाए? बेली डांस है। तो वो मुझे एक आइडिया आया कि यार बेली डांस प्लस राजस्थानी कठपुतली को मिक्स किया जाए तो कुछ अच्छा सा आर्ट देखने के लिए मिलेगा, और यूनिक भी। हाँ, यूनिक मिलेगा, है ना। तो अभी गुड़िया तो ला नहीं सकता था मैं, गुड़िया को कमर बना दूं, गुड़िया को करते रहो, तब तो वो लोगों को वैसा ही लगेगा। तो लोगों की सोच ही वैसे, लोगों की सोच वल्गर है एक्चुअली, वीडियो वल्गर नहीं है, देखने का नजरिया वल्गर है ना। बिल्कुल। अगर मैं अब उनको हग करता या फिर मान लो उनके साथ में कुछ ऐसा अश्लील चीजें स्टेप करता, तब वो वल्गर है। तब आप बोलते कि नहीं, पकड़ के उसको ऐसे चिपका लिया या फिर गंदे इशारे किए, तो वो वल्गर है। एक्चुअल वल्गरिटी ये होती है। बट लोगों ने देख लिया कि पता नहीं क्यों सोच ही वल्गर है लोगों की। वो तो नेगेटिव, जैसे हमने पहले भी आपने कहा कि नेगेटिव कमेंट्स को दूर करते हुए अपने आर्ट को मैं तो हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। मेरे को लगता है कि ये लोग अभी ग्रो नहीं हुए अभी बहुत, और ऐसे तो आते रहेंगे, मुझे लगता नहीं कि ये कभी ग्रो हो भी पाएगा। हाँ, 5 उंगलियां बराबर कभी नहीं हो पाएगी ना। हाँ। तो बस वैसे तो रहेगा ही, वो सेम रहेगा ही। सो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा डांसर या फिर आर्टिस्ट बोलूं मैं तो इस बनने के लिए मतलब एक क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मतलब अभी बहुत है बच्चे हैं जो कोरियोग्राफी को भी चूज करते हैं या डांसिंग में भी आते हैं, एक्टिंग में भी मेरे ख्याल से अपना काफी टाइम निकाल देते हैं ऑडिशंस के चक्कर में। सबसे पहले तो अच्छा इंसान, सच्ची मेहनत, अच्छा इंसान, सच्ची मेहनत, सही दिशा में मेहनत, और जहां से आपको सीखने के लिए एक्सपीरियंस मिले वो सीखने वाले। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी ही लोगों में प्राउड आ जा रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ प्रूव हुआ नहीं और वो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो जाता है कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन एक्चुअली बता रहा हूँ, एक आर्ट का कभी एंड पॉइंट आता ही नहीं है। तो वो पेशेंस चाहिए बच्चों में, पेशेंस सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आपको रखना पड़ेगा। मैं मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ सर आप जैसा सीखने में कितना समय लगेगा, आप जैसा ग्रेस आने में कितना समय लगेगा? तो मैं बोलता हूं कि 5 साल। तो 5 साल सुनते ही 70% लोग डांस ही तो कर रहे हैं, 5 साल लगोगे डांस करने में, साल लो फिर। तो एक्चुअली पता है क्या, स्टडी से कंपेयर कर लेते हैं। स्टडी है आपका ब्रेन गेम, डांस है आपका ब्रेन प्लस मसल मेमोरी गेम। तो यहाँ पे डबल वर्क है, डबल मेहनत है आपकी। आप कंपेयर मत करो स्टडी को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उससे ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी जगह है ना, अपनी अपनी जगह। हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीजों पे काम करना है। तो आपको वो जो मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। देखो कितनी चीजों पे काम करना, ऑब्वियसली बात है, मसल मेमोरी बिल्ड करनी है, और मसल मेमोरी आपको हर पॉइंट पे बनानी है। नहीं, ब्रेन में तो क्या है, आपको लर्न कराना है, चीजों को समझना है, ओनली ब्रेन का काम है। यहाँ पे आपको पहले लर्न कराना है, देन आपकी मसल मेमोरी बनानी है। एक तरीके से बन गई, अब दूसरे तरीके से बनाओ। एवरी टाइम आपके कैलकुलेशंस, 2 हाथ 2 पैर, अपर बॉडी, आपके जॉइंट्स, इन सब के मैथमेटिक कैलकुलेशंस बनाने होते हैं और उनकी मसल मेमोरी बनानी है आपको। तो सोचो कितना वर्क है। मैथ्स है साहब, अगर आपने मैथ से पीएचडी की हुई है ना, तभी आपका ब्रेन उतना तगड़ा है कि आप उस कैलकुलेशंस को समझ पाओगे। तो वो चीज, मतलब उतना ब्रेन चाहिए आपको समझने के लिए। अगर आपको तो उतना पेशेंस चाहिए। कहने का मतलब ये, उतना पेशेंस चाहिए। बट आजकल के बच्चों को तो यही बोलूंगा मैं, पेशेंस रखो, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा आपको डांस में, हर चीज में, करियर में भी नहीं, किसी में भी जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है। अगर मैं आज अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं बोल दूँ कि कल से ही मुझे बूम मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। सच्चे मन से सच्चा इंसान बन के पेशेंस करो, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। मतलब अपने माइंड में चला गया है कि है ना लोग बेकार भी है, तो बेकार तो है, लेकिन अच्छे लोग बहुत हैं।
कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अच्छा हूँ, मेरे सामने अगला बंदा मेरे को मेरे जैसा मिल जाता है, और अपन क्या सोचते हैं, नहीं यार अच्छे लोग बचे भी नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत, तो ट्रस्ट भी करना सीखो, ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ो, आपको मिलेगी आजकल के यंग बच्चों को सक्सेस। तो अब आपके एकेडमी में मतलब सिर्फ कौन कौन से स्टाइल्स सिखाए जाते हैं आप? फिलहाल मैं सिखा रहा हूँ राजस्थानी घूमर, रॉयल घूमर अपना, दूसरा राजस्थानी पैटर्न ऑफ, तीसरा बॉलीवुड, चौथा वेस्टर्न हिप हॉप, और हाँ 4 स्टाइल सिखा रहा हूँ। 4 स्टाइल। और ब्रांच अपने जयपुर में, और उसके अलावा सिर्फ ब्रांच जयपुर में है, प्लस मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा। ऑनलाइन मेरी 5 बैचेस ऑनलाइन चलते हैं, 5 ऑफलाइन चलते हैं, 10 घंटे के दिन में क्लास देता हूँ मैं। अच्छा, तो ऑनलाइन आपको लगता है मतलब ऑनलाइन हो पाता है? हाँ, रिहर्सल्स मतलब सिखाना मतलब? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि हमें, अगर मेरे को आपकी अपर बॉडी दिख रही है ना, तो हमें पता चल जाता है कि आपका फुटवर्क कहाँ गलत हो रहा है। ओके। बिकॉज सिखाते हुए 16 साल हो गई, जब से पैर रखा तब से सिखाना शुरू कर दिया था, चाहे आता नहीं हो कुछ को, लेकिन सिखाना शुरू कर दिया था, तो चीजों की नॉलेज होने लगी, गलत चीजें भी पता चलने लगी, अच्छी चीज तो पता चल जाता है अपर बॉडी वर्क ऐसे कर रही है, तो लोअर बॉडी की ये प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो अपर बॉडी ऐसे शेक कर रही है, वाइब्रेट दे रही है, या फिर हैंड्स के मूवमेंट में तो थ्रोज ऐसा है, तो पकड़ में आ जाता है, हम एक्चुअली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो अच्छे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा। अभी रिसेंटली आज का ही एक मैसेज है सर, मतलब बिल्कुल जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज वो खुद के वीडियोस बना रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं उनके, और मैसेज है, पढ़ाऊं मैं आपको आज के मोबाइल को देना ही, आज का मैसेज देखो, रिसेंटली मेरे स्टूडेंट है ऑनलाइन। तो नॉन डांसर को कितना टाइम लगता है? नॉन डांसर का स्टूडेंट है, मैं बताता हूँ, देखोगे। हाँ, रिसेंटली अभी एक मैसेज आया है मेरे ही स्टूडेंट का, बहुत अच्छे से सीखा उन्होंने मेरे को, संगीता जी उनका नाम है, आप पढ़िएगा, देखो। सर कैसे हैं, डांस देख के बताना, बिकॉज काफ़ी स्टेप्स आपसे सीखे हैं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान दी है, कभी डांस करते टाइम मतलब ध्यान नहीं दी, कभी डांस करते समय, बट आपने सिखाया है, उन चीज़ों को नोटिस किया, लाइक बेंड होना, हल्के से उसका ऑपोजिट ट्रैवल करना, और अगर स्टेप्स रिपीट करने हो तो मतलब कितना टाइम लग जाता है? एक नॉन डांसर है जिसका है ही नहीं, मतलब डांसिंग जोन ही नहीं है, तो उसको अगर सिखा भी रहे हैं तो कितना टाइम लग जाता होगा उसको? जैसा कि शुरुआत जब अपनी हुई थी तो मैंने एक बात बताई थी, एक होता है जेनेटिक डांसर, एक होता है नॉन जेनेटिक डांसर, 2 तरीके के डांसर्स होते हैं, है ना। जेनेटिक डांसर्स के अंदर पहले से ही सेंस होता है म्यूजिक का, बॉडी रिदमेटिक होती है, तो उनको 40% फायदा ज्यादा मिलता है, सीधा ही 40% फायदा ज्यादा मिलता है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो, उनकी स्पीड ऑफ लर्निंग कैसी है, उनकी समझ कैसी है, वो कितना जल्दी किस स्टाइल में को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। हाँ, तो समय तो फिक्स है नहीं कि आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आर्ट है, बट अच्छा सीखना स्टार्ट कर देते हैं वो, बहुत अच्छा। नॉन टेक्निकल डांसर्स को भी पर्सन टू पर्सन, जिनको जेनेटिक नहीं मिला, सबसे पहले सेंस डेवलप करना पड़ता है, जो कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, लेकिन जो म्यूजिक सुनता है उसके अंदर वो सेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो नॉन टेक्निकल डांसर भी सीख सकते हैं, 40% स्लो होती है उनकी स्पीड। अगर मैं 4 दिन में एक स्टेप सीख पा रहा हूँ, है ना, तो नॉन टेक्निकल डांसर वो, उसको कितना टाइम लगाएंगे? कम से कम लग जाएगा, तो कम से कम नहीं, जैसे मान लो 10 दिन लग जाएंगे उनको, 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, है ना, तो 10 डेज लग जाएंगे। मतलब जैसे चल रहा है, हमारी घूमर चैनक 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4, अब वो रखेंगे 1 and 2 1 and 2 2 and 1 and 2, हाथ तो सही कर देंगे, लेकिन वो म्यूजिक सेंस नहीं आ रहा, वो म्यूजिक सेंस डेवलप नहीं हुआ उनके अंदर। तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि आप वेरिएशंस ऑफ सॉन्ग सुनो, सबसे पहले आप गाने सुनो, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा गाने सुनोगे तो बहुत लेयर्स होती है म्यूजिक की। नॉन टेक्निकल डांसर को एक प्रोसेस बताता हूँ कि म्यूजिक की बहुत लेयर्स होती है। जब म्यूजिक बनता है, एक बीट फाइंड करनी है जो हमेशा कंटिन्यू बीपीएम में बज रही होगी, बीपीएम पे पैर चलाना होता है, बहुत टेक्निकल चीज है, बीपीएम पे पैर चलाना होता है, तो उस बीपीएम पे पैर चलाना है तो वो बीपीएम बज रहेगा ना 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 ना, वहाँ पे या तो घुंघरू की आवाज होगी राजस्थान डांस में, या वहाँ पे कोई स्नैप होगा या क्लैप होगा या खड़ताल बजेगी, उसको पकड़ लो, बस बार बार रिपीट करो, आपकी बॉडी अडॉप्ट करने लग जाएगी, सेंस आ जाएगा। नॉन टेक्निकल डांसर को इस तरीके से टेक्निक्स बता के अडॉप्ट करवा देते हैं। तो
डांस हर कोई सीख सकता है। हाँ, समय- सीख तो सब सकते हैं लेकिन समय लगता है। अब 1.5 साल देखो उन्होंने हाँ। टेक्निकल डांसर ने दिए, एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। उनका नाम राज जी है, पूछ सकते हैं उनसे। ऐसा है। तो अजीत जी, अब आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कोई प्लान्स हैं? मेरा एक आ रहा है, एक और सैड सॉन्ग, मेरे को सैड बहुत पसंद है। अच्छा। ओली मावे के बाद, ओली मावे मेरा बहुत प्यारा सॉन्ग था, बहुत प्यार मिला उनको लोगों ने, और मेरा लिखा हुआ गाना है। सिंगिंग में कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं फिर, मतलब? सिंगिंग में सेकंड है, सेकंड है। ओली मावे फर्स्ट था। एक्चुअली बहुत समय बहुत ज्यादा बाउंड रहता है मेरा, मतलब 10 घंटे करने के बाद में 2 घंटे मैं खुद को देता हूँ कुछ नई चीजें सोच के लिए। 12 घंटे मेरा तक तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत चार दीवारी में रहता हूँ, तो 12 घंटे मैं उसको दे रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं भगवान से के पास में बैठा हूँ, तो कौन दूर जाए यार, क्यों दूर जाऊँ, क्यों लोगों से मिलूं। मैं भगवान के पास बैठा हूँ, सरस्वती माता पास में है, भोलेनाथ पास में है, तो वही काम करते रहो अपने। तो कर रहा हूँ। अब दूसरा प्रोजेक्ट आने वाला है, लेके चालो पीवरी है। अच्छा। वो आने वाला है, सॉन्ग रेडी है प्रॉपर तरीके से, शूट्स इस मंथ है। उससे पहले एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है, हिंदी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर है डबल रोल वगैरह, बहुत अच्छा है मेरा, डांसर प्लस एक्टिंग्स बहुत अच्छी है। हिंदी प्रोजेक्ट है, वो आ रहा है, ये दूसरा है, और रिसेंटली नेक्स्ट मंथ तो ये 2 ही है। ओके, और आगे अभी बॉलीवुड में भी कुछ प्लान्स? बॉलीवुड में तो मुझे वापस से लगता जाने है का? राजस्थान को ही बढ़ा देते हैं बॉलीवुड। हाँ, वो तो वैसे ही बनने वाला हाँ, है। वो राजस्थान को ही बढ़ा देते ये हैं। तो बन के रहेगा, और आप जैसे आर्टिस्ट हैं अगर, तो बिल्कुल चांस तो रहेगा ही। हाँ, तो राजस्थान ने क्या नहीं दिया यार, कितने बड़े आर्टिस्ट दिए राजस्थान में। मतलब दिलजीत जी ने बोला था, मैं बता रहा हूँ, वो लोग क्यों नहीं उस चीज को मानते। दिलजीत ने बोला था कि राजस्थान के जितने बड़े सिंगर, फोक सिंगर है ना, उतने बड़े तो पंजाब में भी नहीं है। कितनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने, बोली थी ना अपने पॉडकास्ट में, वायरल हुआ था वो, कि राजस्थान का जो फोक गीत है वो कहीं नहीं है उस लेवल के। हर घर में घराने हैं वहाँ तो। गीत गाता गाता लोग सिंगिंग सीख रहे हैं अपने तो अठे कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि फोक है ना, फोक को का अपना एक टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है, वो आप सिखाने से नहीं होता, वो आप कल्चर में रमने से आता है। हाँ बिल्कुल। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है फिर? मेरे फेवरेट सिंगर है सतिंदर सरताज जी। अच्छा, पंजाबी। सतिंदर सरताज जी हैं मेरे फेवरेट सिंगर। सतिंदर सरताज जी 2011 से कंटिन्यू रहे। उनका एक गाना था, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनी, तेरी खुशबू नशीली मन मोनी। बहुत क्या मतलब, वो उस पर व्यूज ही नहीं थे उस समय 2000, उनको उन्होंने शायद ऐसे ही निकाला था, वो लोग शायद जानते भी नहीं होंगे उस गाने को, बहुत लोग तो मैंने डांस किया था उसके ऊपर। अच्छा, तब से थे यार, कितना कृष्ण जी से कनेक्टेड सॉन्ग, क्या लिखते हैं वो, क्या डूब जाते हैं वो, क्या गाते हैं वो, आज तो सब जानते हैं। आज तो सब जानते हैं। 2011 से मेरे तो आपने कम गा के बताया वैसे थोड़ा सा। मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, थोड़ा लालची हम ज्यादा है ना सब। नहीं, मैं तो खरास भी है। मैं आपको इंटरव्यू भी जैसे बोलूंगी कि डांस तो पैशन है, अच्छा डांस करके दिखाओ। डांस करके दिखाओ, हाँ। मैं तो कहता हूँ, सुनो पड़ो रे मारो आंगणों थारे बिना, बेगो आजा बाल मारे थारी ओड़ू आवे, निरखू थारी बाटड़ी कद आउला, बेगो आजा बाल मारे थारी ओड़ू आवे। शानदार। सो अब हम करेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जी, जिसमें मतलब आपसे कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, उसमें आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से, लेकिन जल्दी मतलब जल्दी मतलब कि हाँ तुरंत सोचना नहीं है आपको ज्यादा। ठीक है, तो लेट नाइट शूट्स या अर्ली मॉर्निंग रिहर्सल्स, क्या पसंद है आपको? बोथ, दोनों? हाँ। कोई भी एक पसंद नहीं है? आप एक पसंद पे तो आना पड़ेगा। अच्छा, एक पसंद आना पड़ेगा, मतलब ज्यादा किस तरफ झुकाव है? अब मेरे को सोचने का टाइम मिल गया। ये मैं अपने रूल्स तोड़ सकती हूँ, ठीक है? टेक्निकली है ना, इंजीनियर। तो एक्चुअली उसने सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही शूट बहुत अच्छे हैं, अपने अपने बहुत अच्छा है। अगर आपका सॉन्ग का डिमांड लेट नाइट है, आप अगर आपके गाने का, अगर आपका मूड लेट नाइट है, तो वो लेट नाइट में ही हो सकता है, और अगर आपका गाने का डिमांड अर्ली मॉर्निंग है तो वो अर्ली मॉर्निंग है। तो दोनों ही अच्छे अपनी जगह पे, एक बोल नहीं सकता ना। ठीक है, मतलब मैं रात का राजा कोई नहीं आपा कि रात में पूरी रात जागरण में, दिन को सबसे बढ़िया बेटर है। हाँ, बेटर है। राजस्थान की ऐसी कोई खूबसूरत जगह जो आपकी भी फेवरेट हो और आप चाहो कि लोग उसको विजिट करें, देखें? जयपुर से खूबसूरत, जयपुर तो ऑल टाइम फेवरेट है।
ठीक है, अगर आप पर कोई बायोपिक बनी तो आप क्या चाहेंगे कौन उसका रोल करे, उस पे रोल करे, मतलब उस बायोपिक में? जल्दी बन जाए तो मैं कर लूं। सुशांत सिंह जी राजपूत। आप तो कर लो, ठीक है, लेकिन हाँ, आपके अलावा फटाफट आंसर देना था ना। दूसरा कोई ऑप्शन? अगर लेट बने तो मैं बहुत बड़ा फैन था इरफान खान सर का। अच्छा। मैं हमेशा रोया जब इरफान खान जी नहीं रहे। मैं चाहता मतलब अगर कोई दूसरा इरफान खान आए तो वो करे। आपके इस लुक बन सकता है क्योंकि डेप्थ जो है ना, इतने भाव जो समझ सकता है ना, इरफान खान जी समझ सकते हैं इतने भाव। वरना तो लड़की और एक लड़के का रोल दो ही चीज जानते हैं, लेकिन उनके पीछे की डेप्थ उनकी एक्टिंग में दिखती थी। क्या हाँ, वो तो इंसान शानदार है। एक्टिंग है। ठीक है, और डांस पार्टनर फीमेल या मेल, किसके साथ ज्यादा आपको एंटरटेनिंग लगता है? फीमेल्स के साथ बीइंग मेल। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाँ ठीक है, आप दो इमोशन से कनेक्ट होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है। राइट, हाँ। वो अच्छा बनता है वो। अच्छा बनता है। हाँ। ठीक है, फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग जिस पर आपको डांस करना पसंद है, मतलब? इमोशन सॉन्ग कोई भी पकड़ लो, मुझे इमोशन सॉन्ग पे बहुत मजा आता है, डांस करने में फील निकलता है। ठीक है, डांसिंग या एक्टिंग मोस्ट चैलेंजिंग क्या लगता है आपको? डांसिंग ऑलवेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको इतनी लंबी जर्नी में हमेशा अलग करना पड़ेगा। अब अलग कैसे करोगे आप? राइट, है ना। एक्टिंग में तो भाई का रोल है, भाई के तरीके से ही करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने अखियां शब्द पर दोबारा अखियां कर दिया तो पब्लिक बोलेगी क्या एक ही स्टेप है क्या आपके पास में? हमें अखियां करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। हमें तीसरे गाने में अखियां वापस आएगा तो हमें अलग करना पड़ेगा, वरना पब्लिक बोलेगी कि तुम बस यही आता है क्या। और अखियां शब्द हर तीसरे गाने में आ जाता है, दिल शब्द हर चौथे गाने में आ जाता है। हमें दिल के पर्यायवाची डांस स्टेप 5000 निकालने पड़ते हैं। तो डांस इज ऑलवेज चैलेंजिंग। ये भी एक अलग काम हो गया। हाँ, क्या करे तो यार, तब लोग तो कमेंट कर देते बस इतना ही आता है क्या? 200 तो निकाल दिए, दिल यहाँ से निकाल दिया, है ना, यहाँ से निकाल दिया, है ना, यहाँ से भी निकाल दिया। कितने दिल निकाले बताओ? अब दिल आ गया, अब हमने वापस से रिपीट कर दिया, बस इतना ही आता है क्या? वही चीज रिपीट हो रही है। क्या बताए, दिल शब्द रिपीट, जब तक दिल बोला जाएगा तब तक हम दिल करते रहेंगे। दिल शब्द की जगह कुछ और बोलो, हम और निकालेंगे, क्या करें। ठीक है, तो डांसिंग मोस्ट चैलेंजिंग है। डांसिंग इज वेरी मोस्ट चैलेंजिंग। हर डांसर ये वाली फील समझेगा, देखना ये जो मैंने बोला है ना, ये क्योंकि कमेंट में यही आते हैं, 4 स्टेप ही आते हैं क्या? हाँ, दिल 4 बार बोला है उस गाने में, दिल चौथे गाने में भी आ रहा है। सही बात है। ये बात इस वक्त आपके फोन में, प्लेलिस्ट में, कहीं पे भी, मतलब कौन सा सॉन्ग रिपीट पे है? मेरा जो आने वाला गाना, अगर वो याद होगा आपको तो। हाँ, वो गाना याद है मुझे याद है, क्योंकि पता क्या होता है कि जो मेरा गाना, एक्चुअली मैं गाना बनाता रहता हूँ ना, बैठे बैठे भी मैं गाना बनाता रहता हूँ। तो मैंने अभी कम से कम नहीं तो 15-20 सॉन्ग लिखे हुए, इमोशनल, हैप्पी वाइब, बहुत सारे। तो फ्री टाइम में बनाता रहता हूँ, गाड़ी में चलते होते भी बना। अभी श्याम जी के जा रहा था तो चलो श्याम जी का गाना बन सोचते हैं, वो भी बनाया था लेटेस्ट। तो मैं बनाता रहता हूँ, तो मैं मेरे गाने ही जो आने वाले हैं वो गुनगुनाता रहता हूँ, उन पे डांस भी करता रहता हूँ। तो अभी वही चल रहा है, वही मेरा गाना है, उसके अंदर रिपीट पे चल रहा है। हाँ, वो बोल नहीं सकता ना, ठीक है, हम उसको लॉन्च करेंगे। बिल्कुल जरूर करेंगे। अच्छा, लास्टली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करो आज सबके लिए कि कौन है अजीत सिंह तंवर? अजीत सिंह तंवर एक प्यार है आर्ट के लिए, जो आखिरी सांस तक, जब तक भोलेनाथ ने सांस दी है तब तक वो अपनी कला को प्यार करता रहेगा। बस वो एक आर्ट है। अजीत सिंह तंवर कोई इंसान नहीं है, एक कला है। तो कोई मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को, और या फिर अगर मतलब आपके एकेडमी के बारे में जानकारी कि लोग आपसे जुड़ सकें? और खमगनी राम राम, मैं अजीत सिंह तंवर, अदा डांस अकेडमी ने आप सब जान रहे हो, वीडियो आते रही बार बार। और राजस्थानी कला के लिए मैं हमेशा, राजस्थानी डांस के लिए मैं हमेशा यहाँ मेहनत करता रहूँगा। मैं हमेशा सही दिशा में सच्चा मन से, माता रानी की कृपा से, सच्चा मन से हमेशा राजस्थानी अपना कल्चर ने आगे बढ़ाने की कोशिश करांगा। गणित की जो है ना, जो कैलकुलेशन बिठाता रहूँगा, राजस्थानी कल्चर ने पुश करांगा, कभी भी कुछ गलत चीज़ ट्राई नहीं करा। और हमेशा अपने कल्चर के लिए सही चीज़ ही परोसांगा। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको साथ चाहिए। आप लोगों का बिना प्यार के ये चीज़ हो ही नहीं सके, बिकॉज क्यों बोले राजस्थानी में खमगनी राम राम।
जुड़े जो तेरे ख्वाब से अच्छा ओके आई तो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा इश्क है साजना। क्या गाना है यार, मतलब मैं क्या बोलूं। तू ख्वाबों में तो है मेरे, है क्यों नहीं लकीरों में। ये पता है क्यों पसंद है मेरे को, पता है क्यों पसंद है? क्योंकि जब मैं अकेला बैठता था ना, जब मेरे लिए मैं था, मेरा आर्ट था, तो मैं बोलता था कि डांस को, तू हाथों में तो है मेरे, है क्यों नहीं लकीरों में, ये लाइन बोलता था मैं। दैट्स व्हाई ये गाना मेरा हमेशा, मेरे को उस पर डांस करने का बहुत मन करता है। जब मैं अकेला रहता हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, तो मैं ये करता हूँ, ये वाला डांस में करता हूँ बहुत ज़्यादा। That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista। गुड बाय।